मेरी आंटी हर रात एक सांप का इस्तेमाल करती थी। जिस भी सांप का इस्तेमाल होता उसके मुंह से झाग निकलने लगते थे। फिर एक दिन मेरी आंटी ने सिर पर उभरे हुए निशान वाले एक हरे सांप को पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हरा सांप इंसानों की भाषा में बोला, दीदी तुम मेरी आखिरी परीक्षा हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी आंटी अच्छी तरह जानती थी कि एक वक्त का फायदा और पूरी जिंदगी के फायदे में क्या फर्क होता है, इसलिए उसने तुरंत उसकी बात मान ली और उस हरे सांप के साथ एक गुप्त डील कर ली। उस दिन के बाद मेरी आंटी को ताबूत बनाने का जुनून सवार हो गया। हमारे घर के ताबूत सिर्फ औरतों की जवानी हमेशा बरकरार नहीं रखते थे, बल्कि मर्दों की ताकत भी वापस लौटा देते थे। हर दिन ताबूत लेने वालों की लाइन लगी रहती थी और मेरी आंटी ने इसी हुनर के सहारे मुझे बड़ा किया। गांव के बच्चे हमारे घर में हर तरफ पड़े ताबूतों को देखकर उसे अशुभ मानते थे, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। सिर्फ वही हरा सांप हर समय मेरे साथ रहता था। दिन में हम साथ खेलते और रात में भी साथ सोते थे। लेकिन एक दिन मेरी आंटी ने खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया और लगातार 7 रातें जाकर 5 खास ताबूत बनाए। उन 5 ताबूतों का रंग अलग अलग था। आंटी ने बताया कि इन्हें 5 एलिमेंट्स कॉफिन कहा जाता है। फिर उन 5 ताबूतों को शहर के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे 5 परिवारों को दे दिया गया और बदले में मेरे लिए खून के अंगूठे वाले 5 शादी के कॉन्ट्रैक्ट ले आए। जिन 5 परिवारों को ये 5 एलिमेंट्स कॉफिन मिले वे कुछ ही सालों में शहर के सबसे बड़े 5 अमीर खानदान बन गए। हर साल वे अपनी अपनी बेटियों को लेकर गांव में मेरी आंटी से मिलने आते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वे लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे हर बार मुझे घृणा और घमंड भरी नजरों से देखती और मुझे गंदा समझती थीं। मैंने सोचा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो अचानक मेरे पूरे शरीर पर काले काले निशान उभर आए। आंटी ने बस एक नजर देखा और ऐलान कर दिया कि आज के बाद वह कभी कोई ताबूत नहीं बनाएगी। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन से मेरे शरीर के सारे काले निशान भी गायब हो गए। मैंने आंटी से पूछा कि ताबूत बनाना बंद करते ही मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई। तब आंटी ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है क्योंकि तुम पहले से ही एक मरे हुए इंसान हो। तुम्हारी अभी की जिंदगी मैंने चुरा कर तुम्हें दी है। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर आंटी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी जान मैं 10,000 गोस्ट केव में मौजूद एक ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे शरीर में ड्रैगन ऑरा मौजूद है। पिछले 9 सालों से मैं ताबूत बनाकर तुम्हारी ड्रैगन ऑरा के बदले गांव वालों की लाइफ फोर्स लेती रही, तभी बड़ी मुश्किल से तुम्हें आज तक जिंदा रखवाई हूँ। लेकिन अब तुम्हारी ड्रैगन ऑरा खत्म होने लगी है, इसलिए मैं अब और ताबूत नहीं बना सकती। फिर आंटी ने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद हर साल इसी दिन जब डेथ ऑरा सबसे ज्यादा हो मुझे ताबूत के अंदर छिप जाना होगा ताकि मैं यमलोक के दूतों से बच सकूं। उस रात बाहर अजीब अजीब डरावनी चीखें गूंज रही थीं, जैसे भूत और जंगली जानवर पागलों की तरह चिल्ला रहे हों। कोई चीज लगातार ताबूत का ढक्कन नोच रही थी। मैं अकेला उस अंधेरे ताबूत के अंदर कांप रहा था। ठंडा पसीना मेरे पूरे कपड़ों को भिगो चुका था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर की डेथ ऑरा बेकाबू होकर हर तरफ दौड़ रही है, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। तभी उसी वक्त बचपन से मेरे साथ रहने वाला वह छोटा हरा सांप अचानक ताबूत की दरार से अंदर घुस आया और फिसलता हुआ मेरी बाहों में आकर लिपट गया। अंधेरे में अचानक एक हल्की सी खुशबू फैल गई जिसने ताबूत के अंदर की सड़ी हुई बदबू को पूरी तरह मिटा दिया। आधी नींद की हालत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाहों में अब कोई ठंडा सांप नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी बर्फ जैसी गोरी त्वचा और बेमिसाल खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा था। उसका ठंडा शरीर मेरे शरीर पर पड़े काले निशानों पर धीरे धीरे फिसल रहा था। उसकी छुअन से मेरे पूरे शरीर में हल्की हल्की सनसनी दौड़ने लगी और मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह मेरे साथ है दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात मुझे कई सालों बाद सबसे सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह आंटी ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वह हरा सांप गायब था। मैं घबरा कर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन घर का एक एक कोना छान मारने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हाँ, मेरी कलाई पर पता नहीं कब एक हरे रंग का सांप जैसा ब्रेसलेट आ गया था जिसकी पूंछ और सिर आपस में जुड़े हुए थे। उसी दिन से आंटी ने मुझे तरह तरह की रहस्यमयी विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैं 16 साल का हो गया। तभी अचानक पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर भयानक श्राप डाल दिया हो। गांव के सारे मुर्गे, बकरियां और दूसरे जानवर एक ही रात में मर गए। कई जवान लोग लकड़ी काटने पहाड़ पर गए और बिना किसी वजह के बुरी तरह घायल होकर लौटे। उधर मेरी हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी। पहले सिर्फ मेरे हाथों पर काले निशान थे, लेकिन अब वहाँ काले रंग की सख्त स्केल्स उगने लगी। वे स्केल्स बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी कठोर थीं। उनके किनारे इतने नुकीले थे कि हल्का सा छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। यहाँ तक कि कपड़े पहनना भी मेरे लिए एक यातना बन गया। आंटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अगरबत्ती जलाई और पूरी रात भविष्य की कैलकुलेशन करती रही। जब वह बाहर
निकली तो उनके काले घने बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उनका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उन्होंने शहर की दिशा में घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें जिंदा रखने वाली यंग एनर्जी और तुम्हारे शरीर की ड्रैगन ऑरा दोनों किसी ने चुरा ली है। जैसे जैसे गांव की बदकिस्मती बढ़ती गई वैसे वैसे वही लोग जो कभी आंटी के एहसान मानते थे अब हमारे खिलाफ बातें करने लगे। कुछ लोग आधी रात को हमारे घर के बाहर काले कुत्ते का खून फेंक जाते। यहाँ तक कि अफवाह फैल गई कि आंटी लोगों की यंग एनर्जी चूसने वाली कोई बूढ़ी चुड़ैल है और हमारे घर के सारे ताबूत शैतानी चीजें हैं जो इंसानों की यंग एनर्जी खींच लेते हैं। आखिरकार एक दिन गांव का मुखिया दर्जनों जवानों को लेकर हमारे घर आ धमका। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और गांव में लगातार आ रही बदकिस्मती का इल्जाम आंटी पर लगा दिया। फिर डाकुओं की तरह घर में बची हुई सारी कीमती चीजें और अनाज लूट लिया। जाते जाते वे चिल्लाए, बुढ़िया अगर तूने ये मनहूस ताबूत न बनाए होते तो आज गांव की ये हालत नहीं होती। ये सारा अनाज गांव वालों के मुआवजे के तौर पर ले जा रहे हैं। अगर आगे भी कोई चाल चली तो तुम्हें गांव से निकाल देंगे। यह देकर मैंने अपनी डेथ ऑरा छोड़कर उनका सामना करना चाहा, लेकिन आंटी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, शादी से पहले भूलकर भी अपनी ताकत मत इस्तेमाल करना, वरना यमलोक के दूत तुम्हारी जान लेने आ जाएंगे। जिन लोगों को लूटने के लिए कुछ नहीं मिला उन्होंने गुस्से में हमें ही पीटना शुरू कर दिया। मुझे बचाने के लिए आंटी खुद मेरे सामने खड़ी हो गई, लेकिन उन लोगों ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से बहुत सारा खून निकल आया। उस दिन के बाद जब भी मैं गांव में निकलता हर कोई मुझे नफरत और घृणा भरी नजरों से देखा। छोटे छोटे बच्चे भी मुझ पर पत्थर फेंकते थे। जब भी आधी रात को मेरे शरीर की स्केल्स मुझे दर्द से तड़पाती या मैं चुके से रजाई में मुंह छिपाकर रोता, तब मेरी कलाई पर बंधा वह हरे सांप वाला ब्रेसलेट हल्की सी चमकने लगा। फिर एक ठंडी और बेहद कोमल एहसास मेरी कलाई को सहलाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले ताबूत के अंदर उस खूबसूरत लड़की ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। जब मैं 18 साल का हुआ तो एक दिन आंटी अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैंने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा, लेकिन आखिरकार मुझे वह घर के अंदर एक ताबूत में मिली। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। मुझे लगा कि उन्हें कुछ हो गया है, इसलिए मैं उन्हें जगाने के लिए हिलाने लगा। तभी उन्होंने अचानक पूछा, चेनान इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हुई? मैं घबरा गया, लेकिन तुरंत बोला, मैं खरगोश वाले साल 9 सितंबर को पैदा हुआ था। आज ही मैं 18 साल का हुआ हूँ आंटी। तभी आंटी अचानक ताबूत में बैठ गई और बोली, गलत, तुम ड्रैगन ईयर में 9 सितंबर को सुबह 9:09 पर पैदा हुए थे। कल के बाद तुम अभी सिर्फ 17 साल के हुए हो। मैं हैरान रह गया। क्या आंटी को भ्रम होने लगा था? लेकिन तभी उन्होंने अचानक काला खून उगल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। हम जीत गए, हम जीत गए, आखिरकार हम जीत गए। मैं डर गया और पूछा, हम क्या जीत गए? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम किस्मत को हरा चुके हैं। चेनान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। तुम्हारी पहचान बहुत खास है और तुम्हारी जिंदगी भी मैंने जबरदस्ती उधार ली थी। ये खुद किस्मत के खिलाफ जाने जैसा था। इतने सालों से जो यंग एनर्जी तुम्हें दी गई वह तुम्हारे शरीर के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाई, इसलिए तुम्हारे शरीर में यह बदलाव होने लगे और 18 साल की उम्र से पहले तुम्हें हेवन ट्रिब्यूलेशन और अर्थ ट्रिब्यूलेशन दोनों का सामना करना था। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी उम्र 1 साल बड़ी बता दी ताकि हेवन ट्रिब्यूलेशन समय से पहले आ जाए और अर्थ ट्रिब्यूलेशन से अलग हो जाए। आज मैं तुम्हारी जगह हेवन ट्रिब्यूलेशन झेल चुकी हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझना मेरे लिए नामुमकिन था। आंटी धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकली। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी छाती से लाल कपड़े में लिपटी 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स निकाली और मेरे हाथ में रख दी। ये वही 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने 5 एलिमेंट्स कॉफिन के बदले ली थी। ये पांचों लड़कियां खास किस्मत वाली फीनिक्स गर्ल्स हैं। अगले साल अर्थ ट्रिब्यूलेशन आएगी। तुम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर शहर जाना और उन पांचों में से किसी एक लड़की से शादी कर लेना। हर रात उसकी यंग एनर्जी तुम्हें मिलेगी और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की डेथ ऑरा खत्म होने लगेगी। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? आंटी ने फिर काला खून उगला और मुस्कुराते हुए बोली, अगर उनमें जरा भी एहसान है तो उन्हें खुद तुमसे शादी की भीख मांगनी चाहिए। उन्हें अपना पुराना कर्ज चुकाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने मेरी कलाई पर बंधे हरे सांप वाले ब्रेसलेट को घूरते हुए बहुत मुश्किल से कहा, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए इस ब्रेसलेट को कभी मत खोना। ये कहते ही उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं और उनका शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरी नजर उनके बिस्तर के नीचे पड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर गई। तब मुझे पता चला कि उन्हें बहुत पहले से आखिरी स्टेज का बोन कैंसर था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उन 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन मैंने कीचड़ से भरे आंगन में उनके लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार का मंडप बनाया। लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती रही। मैं फटे हुए सफेद कपड़े पहनकर अग्नि के सामने बैठा उनके लिए कागज के पैसे जलाता रहा। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा था। जिन लोगों पर कभी आंटी ने एहसान किए थे उनमें से एक भी इंसान अगरबत्ती चढ़ाने तक नहीं आया। लोगों का यूं मुंह मोड़ लेना मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ चुका था। मैंने तय किया कि आंटी की अंतिम रस्में पूरी होने के बाद मैं
मैं इन शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर शहर जाऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढूंगा। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर अचानक दूर से महंगी गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। 5 लग्जरी कारें सीधे मेरे टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। कारों के दरवाजे खुले और 5 बेहद खूबसूरत लड़कियां ऊंची हील पहनकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेरे आंगन में दाखिल हुई। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू ने पल भर में पूरे शोक स्थल की अगरबत्ती की महक दबा दी। गाड़ियों का शोर सुनकर अभी तक छिपे बैठे गांव वाले भी तमाशा देखने हमारे घर के बाहर जमा हो गए। सबसे आगे लाल रंग की महंगी ड्रेस पहने एक लड़की आई। उसने बॉडीगार्ड से अगरबत्ती ली और आंटी की तस्वीर के सामने 3 बार सम्मान से झुककर प्रणाम किया। उसके बगल में बैंगनी रंग की ड्रेस पहने दूसरी लड़की की आंखें लाल थीं। वह चुपचाप रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी। लाल ड्रेस वाली लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जांग फैमिली की बेटी जांग शूमन हूँ। ये सू फैमिली की बेटी सू मेंग्याओ है और ये बाय फैमिली, लियू फैमिली और शेन फैमिली की बेटियां हैं। तुम चेन आन हो ना? जैसे ही मैंने ये 5 नाम सुने और उनके चेहरे देखे, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। यही वही 5 नाम थे जो आंटी ने मरने से पहले मुझे दी गई 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे थे। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। ये वही 5 लड़कियां थीं जो बचपन में मुझे गंदा कहकर मुझसे नफरत करती थीं और यही मेरी 5 मंगेतर थीं जिन्हें आंटी मेरे लिए छोड़ गई थी। जांग शुमन आगे बढ़ी और बोली, हमें पता चला कि आंटी चेन अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने हमारे 5 परिवारों पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए हम उन्हें आखिरी विदाई देने आए हैं और साथ ही पुराना वादा निभाने भी। मैं भावुक होकर बोला, पुराना वादा मतलब मुझसे शादी? मेरी आंखें तुरंत भर आईं। जब पूरा गांव मुझे मनहूस समझ रहा था, तब इतने साल बाद ये लड़कियां सच में अपना वादा निभाने चली आई थीं। तभी सू मेंग्याओ भी आगे आई और बोली, हाँ चेनान, बस तुम शादी की कॉन्ट्रैक्ट निकालो और हम 5 में से जिसे चुनोगे उसी से अभी सगाई कर लेंगे। इसके बाद हम कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उनकी बात सुनते ही बाहर खड़े गांव वालों में हड़कंप मच गया। कोई बोला, अरे बेटियों, तुम लोग गलत घर आ गई हो। ये लड़का मनहूस है, इसके शरीर पर काली स्केल्स हैं, इसके झांसे में मत आना। दूसरा बोला, ये जरूर शहर वालों का कोई प्रैंक होगा। इसकी औकात है क्या किसी अमीर लड़की से शादी करने की? गांव वाले जलन और तमाशा देखने की खुशी से फुसफुसाने लगे, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस वक्त पूरा गांव मुझे अभिशाप मान रहा था, उसी वक्त शहर की 5 अमीर बेटियां खुद मेरे घर रिश्ता लेकर आई थीं। मैं रोते हुए बोला, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने जल्दी से अपने मैले कपड़ों पर लगे कीचड़ से हाथ साफ किए और किसी अनमोल खजाने की तरह सीने से लगाकर रखी हुई वे 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत संभाल कर निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दी। जांग शुमान ने बड़ी ही नरमी से शादी की कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ली। उस पर लगे पुराने खून के अंगूठों के निशान को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी सुनहरी चमक उभरी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चेनान, हमें तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सगाई करने आए हैं तो रस्म के हिसाब से कोई लव टोकन तो होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत सिर हिला दिया और सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं लव टोकन के रूप में दे सकूं। लेकिन अगले ही पल जांग शुमान की नजर मेरी कलाई पर बंधे उस हरे सांप वाले ब्रेसलेट पर जाकर टिक गई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारा ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, क्यों ना इसे ही हमारी सगाई की निशानी बनाकर अपनी होने वाली पत्नी को दे दो। उसकी बात सुनते ही मैं वहीं ठिठक गया। मैंने तुरंत अपनी कलाई को दोनों हाथों से ढक लिया। ये ब्रेसलेट तो बचपन से मेरे साथ था, जैसे मेरी जिंदगी का ही हिस्सा बन चुका हो। मैंने घबराकर सिर हिलाया और कहा, माफ करना, ये नहीं दे सकता। इसके अलावा जो चाहो मैं दूसरा कुछ ढूंढ देता हूँ। इतना कहकर मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरा वह एक कदम पीछे हटना जैसे किसी छिपी हुई आग में घी डालने जैसा था। तभी बाहर खड़ी गांव के मुखिया की पत्नी ताना मारते हुए बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शहर की 5 अमीर बेटियां तुमसे शादी करने को तैयार हैं, सिर्फ एक पुराना ब्रेसलेट मांगा है और तुम उसे भी छिपा रहे हो। उसकी बात सुनते ही बाकी गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। सबके चेहरों पर जलन और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूं। तभी सू मेंग्याओ सीधे मेरे सामने आ गई। उसने मुझे अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। जब उसने महसूस किया कि मैं घबराहट में कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना मेरी इजाजत के मेरी कलाई से वह ब्रेसलेट उतार लिया। फिर उसने बड़े आराम से वह ब्रेसलेट जांग शुमान के हाथ में रख दिया और मुस्कुराकर बोली, लो, अब लव टोकन भी मिल गया, अब हमारी सगाई पकी समझो। जांग शुमान ने उस हरे ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपने बैग से काले रंग का एक कपड़ा निकाला और मेरे सामने आकर बोली, चेनान, हमारी सगाई की खुशी में हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। अब हम तुम्हारी आंखों पर ये कपड़ा बांधेंगे। हम 5 यहीं खड़ी रहेंगी। तुम जिसे पकड़ लोगे आज रात उसी के साथ तुम्हारी सुहागरात होगी। सुहागरात शब्द सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मुझे आंटी की बात याद आ गई, इसलिए मैंने तुरंत मना करना चाहा। तभी जांग शुमान मुस्कुराते हुए मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांधने लगी और बोली, तुम्हारी आंटी कल रात मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी शादी देखना थी। हम बस उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उस पल मुझे सच में लगा कि शायद पहली बार किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखों पर कपड़ा पूरी तरह बंधने वाला था, मैंने
एक झलक के लिए जांग शुमन के चेहरे की तरफ देखा। उसके होंठों पर अचानक एक बेहद चालाक और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। अब मुझे सिर्फ उन 5 लड़कियों की धड़कनों और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे आंटी द्वारा सिखाई गई 7 साल की गुप्त कला याद आ गई। आखिरकार आज उसे इस्तेमाल करने का मौका आ चुका था। मैंने चुके से अपनी उंगलियों से एक हैंड सील बनाया और अपनी तकनीक को सक्रिय कर दिया। मेरी सेंस टेक्निक एक्टिव होते ही मेरी महसूस करने की शक्ति चारों तरफ फैल गई और आसपास की हर चीज मुझे साफ दिखाई देने लगी। लेकिन वहां मुझे प्यार भरी नजरों से देखने वाली मेरी मंगेतरें नहीं दिखीं। मैंने देखा कि सू मेंग याओ अभी अभी हम 5 की शादी की कॉन्ट्रैक्ट समेट कर रख चुकी थी और अब घिन भरे चेहरे के साथ डिसइंफेक्टेंट वाइप्स से अपने हाथ साफ कर रही थी। वह नफरत से बोली, इस गंदे आदमी की छुई हुई चीज को हाथ लगाया है, अब मुझे कम से कम 10 बार हाथ धोने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जांग शुमान मेरे ब्रेसलेट की फोटो खींचकर किसी को भेज रही थी और हंसते हुए बोली, जल्दी इसकी फोटो साफ साफ भेजो। इस मिट्टी में पलने वाले बेवकूफ की शक्ल ग्रुप में भेजते हैं ताकि सब इसका मजाक उड़ा सकें। बाकी तीनों लड़कियां भी अपने अपने मोबाइल उठाकर चोरी छिपे मेरी वीडियो बना रही थी। उनमें से एक हंसते हुए बोली, देखो इसे कितना एक्साइटेड हो रहा है, इसे सच में लग रहा है कि ये हम जैसी लड़कियों के लायक है। दूसरी ने कहा, दीदी अब बहुत हो गया, जल्दी मास्टर जंग वाला टैलिस्मैन इसके माथे पर चिपकाकर यहाँ से निकलते हैं। उसी समय मेरी नाक में सिनबार और काले कुत्ते के खून की तेज बदबू आई। ये साफ तौर पर किसी इविल फॉर्मेशन की तैयारी थी। मेरा पूरा शरीर वहीं जड़ हो गया। अब मुझे सब समझ आ चुका था। ये लोग मुझसे शादी करने नहीं आए थे, ये सिर्फ मुझसे शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स हथियाने, मेरा ब्रेसलेट छीनने और मेरी आंटी के अंतिम संस्कार के सामने मेरी बेइज्जती करके मुझे खुद रिश्ता तोड़ने पर मजबूर करने आए थे। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में मेरे दांत किटकिटाने लगे। मेरे दिमाग की आखिरी समझदारी भी खत्म हो गई। मैं आंटी की आखिरी चेतावनी भूल गया कि कभी भी लापरवाही से डेथ ऑरा मत इस्तेमाल करना। मैंने अपने शरीर में दबाकर रखी हुई डेथ ऑरा को पूरी ताकत से बाहर निकाल दिया। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ शोक स्थल का लकड़ी का दरवाजा किसी अदृश्य ताकत ने जोर से बंद कर दिया। पूरे आंगन में काली ठंडी आंधी चलने लगी। कमरे के अंदर जल रही आग हरे रंग की लपटों में बदल गई। 5 लड़कियां डर से कांप उठी। किसी ने घबरा कर कहा, ये दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया? सू मेंग याओ कांपते हुए जांग शुमान के कान में फुसफुसाई, दीदी कहीं ये चेन आंटी की आत्मा तो नहीं? मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने जानबूझकर अपनी आंखों से काला कपड़ा नहीं हटाया और ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो, लेकिन मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ चुकी थी। मैंने कहा, अरे तुम सब अचानक चुप क्यों हो गई? क्या अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? सच कहूँ तो तुम 5 ही मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम सबको एक साथ चुन सकता हूँ? सपने देखना बंद कर, एक लड़की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जांग शुमान ने उसे तुरंत रोक दिया और धीरे से बोली, मैं 3 तक गिनती हूँ, फिर तुम इसे पकड़ लेना। इतना कहकर वह हाथ में वह अजीब सिंबल वाला टैलिस्मैन लिए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका इरादा था कि वह चुके से वह टैलिस्मैन मेरे माथे पर चिपकाकर इस पूरे मजाक को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह मेरे बिल्कुल पास पहुंची, मैंने अचानक बिजली की तरह हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। जांग शुमान ने डर के मारे जोर से सांस खींची और उसका पूरा शरीर जम गया। मैं हंसते हुए बोला, हाँ आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर मैंने जोर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। मेरी उंगलियों से डेथ ऑरा उसकी कलाई में घुस गई और सीधे उसकी लाइफ पॉइंट को जकड़ लिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, चाहे तुम 5 में से कोई भी हो, अब जब पकड़ ही लिया है तो चलो आज रात अपनी सुहाग रात पूरी करते हैं। चेनान छोड़ो मुझे। जांग शुमान पहली बार सच में डर गई। दर्द और डर की वजह से वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने किसी छोटे बच्चे जैसी थी। वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैं फैसला कर चुका था कि आज इनके साथ सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। तभी अचानक आसमान को चीरती हुई एक बेहद डरावनी सोना की आवाज गूंज उठी। वह किसी इंसान द्वारा बजाई गई धुन नहीं थी, वह यमलोक के दूतों की वह धुन थी जो किसी की आत्मा लेने आते समय बजती है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। बुरा हो गया, आज मेरा 18वां डेथ ट्रिब्यूलेशन डे है। मैंने अभी डेथ ऑरा इस्तेमाल कर दी, इसलिए यमलोक के दूत इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। अगर मैंने अभी इसे नहीं रोका तो आज मेरी मौत तय है। मैंने तुरंत अपनी सारी डेथ ऑरा वापस डैंटियन में दबा दी। डेथ ऑरा के उल्टा बहने से मेरा पूरा शरीर जोर से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे अंदरूनी अंगों पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरा शरीर एक पल में बेहद कमजोर हो गया। हाथ पैरों से ताकत निकल गई और मेरी पकड़ अपने आप जांग शुमन की कलाई से छूट गई। डेथ ऑरा के उल्टा बहने से मेरी मेरिडियंस बुरी तरह घायल हो गई। अब मैं बहुत लंबे समय तक दोबारा डेथ ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने डेथ ऑरा वापस खींची, बाहर चल रही भयानक आंधी एकदम रुक गई। गांव वालों ने मिलकर आंगन का दरवाजा खोल दिया। मैंने तुरंत अपनी आंखों से काला कपड़ा हटाया और सामने डरी हुई 5 लड़कियों को देखकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? शुमान अभी तो हम चटाक। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जांग शुमन ने गुस्से में मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। मैंने अपना चेहरा पकड़ लिया और अपनी आंखों में उठ रहे जानलेवा गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाकर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, शुमान तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने तो कहा था कि मेरी आंटी के सामने ही मेरे साथ सुहाग रात मनाओगी। जांग शुमान गुस्से से कांप उठी और चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसने मेरे हाथ से ली हुई वे 5 शादी
शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर उठाई और मेरी आंटी के शोक स्थल के सामने ही उन्हें एक एक करके बेरहमी से फाड़ डाला। कागज के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। वह तिरस्कार से बोली, चेनान, तुम तो सच में मेंढक होकर हंस का सपना देख रहे हो। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। मेरे साथ सुहागरात, तुम उसके लायक भी हो। हवा में उड़ते हुए उन फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे हर टुकड़ा मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार रहा हो। उसके बाद जियांग शूमन के बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाकर आंगन के बीच कीचड़ में फेंक दिया। मैं भीगा हुआ वहीं गिर पड़ा और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक गांव का मुखिया और कुछ ताकतवर आदमी फावड़े और कुदाल लेकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुखिया जोर से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लड़का माँ बाप के बिना पला है, इसीलिए इसमें तमीज नहीं है। उन्हें मेरे सामने खड़ा देकर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद गांव में अभी भी कोई आंटी के पुराने एहसान याद रखता है। मेरी आंखें भर आईं। मैं उनका शुक्रिया कहना ही चाहता था कि अगले ही पल मुखिया का चेहरा बदल गया। वह जियांग शूमान की तरफ चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मुड़ा और बोला, लेकिन एक बात है, इस लड़के की गलती है कि इसने आप लोगों का अपमान किया। हम इसे आपके सामने घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवा देंगे, मगर आपने भी आज हमारे गांव के नियम तोड़े हैं, इसलिए कुछ मुआवजा तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि वे मेरी मदद करने नहीं आए थे, बल्कि पैसे ऐंठने आए थे। जियांग शूमान ने उनकी बात सुनकर बेहद तिरस्कार से हंसी और बोली, मुआवजा चाहिए? ठीक है। उसने उंगली चटकाई। उसके बॉडीगार्ड्स ने वे काले सूटकेस खोल दिए जिन्हें अब तक दहेज का सामान बताया जा रहा था। अगले ही पल उनमें से लाल लाल नोटों की गड्डियां जमीन पर गिरने लगीं और देखते ही देखते पैसों का छोटा सा पहाड़ बन गया। ये देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे खुद ब खुद उन पांचों लड़कियों के पीछे जाकर खड़े हो गए। मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अब साफ हो चुका था कि ये लोग मेरी मदद नहीं बल्कि मुझे इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते थे। शायद बाद में मुझसे ही इन्हीं का एहसान भी मनवाते। मैंने अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग भूल गए क्या? अगर मेरी आंटी के 5 एलिमेंट्स कॉफिन्स नहीं होते तो आज तुम लोग इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचते। क्या तुम्हें कर्मा का जरा भी डर नहीं? मेरी बात सुनकर जियांग शूमन ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह बोली, कर्मा, असली धोखा तो तुम्हारी आंटी ने हमें दिया था। एक मरा हुआ इंसान किसी जिंदा लड़की से शादी कैसे कर सकता है? ये शादी की कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही बेकार थी। उसकी बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। मुखिया हकलाते हुए बोला, जियांग मिस, आप क्या कह रही हैं? चेनान जिंदा नहीं है? जियांग शूमन ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने लोगों से एक पुराना कांस्य का फेंग शुई मिरर मंगवाया और उसे मेरे सामने कर दिया। वह बोली, चेनान, सबको दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। मैंने अनजाने में उस आईने की तरफ देखा। गांव वालों ने भी उसमें झांका। अगले ही पल पूरे आंगन में चीखें गूंज उठी। उस आईने में किसी इंसान का प्रतिबिंब नहीं था। वहां सिर्फ काले धुएं जैसी एक डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी जिसके चारों तरफ डेथ ऑरा घूम रही थी। कोई डर के मारे चिल्लाया, इसके अंदर इंसान की परछाई ही नहीं है, ये तो भूत है। मुखिया डरकर कई कदम पीछे हट गया। जियांग शूमान ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अब समझे, तुम्हारे गांव में जो लगातार बदकिस्मती आ रही थी वह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये सब इसी मरे हुए इंसान की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी यांग एनर्जी चूस कर जिंदा है और इसकी मरी हुई आंटी ने इतने साल तुम सबको बेवकूफ बनाया। उसकी बात सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। एक तरफ जमीन पर पड़े पैसों के ढेर थे और दूसरी तरफ आईने में दिखाई देता मेरा डरावना प्रतिबिंब। गांव वालों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो उस चुड़ैल ने हम सबको धोखा दिया। दूसरा बोला, अब क्या देख रहे हो, इसका शोक स्थल तोड़ दो। उनकी बातें सुनकर मेरा सीना गुस्से से जल उठा। मैंने मन ही मन कहा, मैंने तुम लोगों की यांग एनर्जी छीनी नहीं थी, सिर्फ उधार ली थी और मेरी ड्रैगन ऑरा की वजह से ही तुम सब अमीर बने। तुम्हारे बच्चे शहर में बड़े बड़े बंगले लेकर रहते हैं, शादी ब्याह कर चुके हैं और आज तुम लोग मेरी आंटी का शोक स्थल तोड़ने आए हो। अगले ही पल वही गांव वाले जो कभी हमारे अपने थे हाथों में फावड़े और मशालें लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तुरंत अपनी आंटी के शोक स्थल के सामने खड़ा हो गया और लाल आंखों से दहाड़ते हुए बोला, आज अगर किसी ने इस शोक स्थल को हाथ भी लगाया तो मैं कसम खाता हूँ आज रात ही उसे मेरी आंटी के सामने घुटने टेकने भेज दूंगा। मैं भले ही बेहद कमजोर था लेकिन उस वक्त मेरा चेहरा इतना भयानक था कि सारे गांव वाले डर कर आधा कदम पीछे हट गए। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी जियांग शूमन ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, डर किस बात का, इसकी यांग एनर्जी कब की खत्म हो चुकी है। अभी ये सिर्फ आखिरी सांसों पर टिका हुआ है। बस इसका शोक स्थल तोड़ दो। ये आज रात अपने आप मर जाएगा। अगर किसी की जान भी गई तो उसका जिम्मा हमारा जांग फैमिली लेगा और जमीन पर पड़े सारे पैसे तुम लोग आपस में बांट लेना। जांग फैमिली का सहारा और सामने पड़े पैसों का लालच देकर गांव वालों की आखिरी इंसानियत भी खत्म हो गई। उन्होंने बिना एक पल सोचे आग का पात्र लात मारकर गिरा दिया और लाठियां बरसात की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैं पूरी ताकत से उनका सामना करता रहा और अपने शरीर से आंटी की यादगार को ढाल बनकर बचाता रहा। लेकिन मैं अकेला था और डेथ ऑरा दबाने की वजह से पहले ही बेहद कमजोर हो चुका था। कुछ ही पलों में मेरी पीठ पर, सिर पर और पूरे शरीर पर लगातार भारी वार पड़ने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेबसी से सिर्फ इतना देख पा रहा था कि वे लोग धीरे धीरे आंटी की यादगार की तरफ बढ़ रहे हैं। जियांग शूमन मेरे सामने आकर रुकी। उसके हाथ में मेरा हरे सांप वाला ब्रेसलेट था। वह मुझे ऊपर से घूरते हुए होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए खड़ी थी। तभी जैसे ही मैं दर्द से बेहोश होने वाला था, अचानक चटाक की तेज आवाज आई। जियांग शूमन के हाथ में पकड़ा हुआ ब्रेसलेट अचानक फट
फट गया और उसमें से बेहद तेज बर्फ जैसी सफेद रोशनी निकल पड़ी। अगले ही पल एक भयानक ठंडी शक्ति चारों तरफ फैल गई। आसमान से बरस रही मूसलाधार बारिश पल भर में अनगिनत बर्फीले कांटों में बदल गई। जो गांव वाले अभी तक आंटी की यादगार तोड़ रहे थे, उनकी हरकतें धीरे धीरे रुकने लगी। उनके हाथों में पकड़ी कुदाल और फावड़ों पर मोटी बर्फ जम गई। जांग शुमन दर्द से चीख उठी। उसकी कलाई देखते ही देखते नीली पड़ गई और उसने डर के मारे ब्रेसलेट हाथ से छोड़ दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, अचानक एक विशाल हरा सांप आसमान को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी फुफकार पूरे आंगन में गूंज उठी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें वहां मौजूद हर इंसान पर घूमी। उसी पल उसकी भयानक ऑरा पूरे आंगन में फैल गई। जो बॉडीगार्ड और गांव वाले अभी तक मुझे मार रहे थे, वे सब किसी अदृश्य ताकत से हवा में उछलकर दूर कीचड़ में जा गिरे। मैं टूटे हुए शोक स्थल की ईंटों पर बैठा उस विशाल हरे सांप को हैरानी से देखता रह गया। वो वही थी, वही जिसने मेरे 9 साल की उम्र में ताबूत के अंदर मुझे मौत से बचाया था। वही रहस्यमयी लड़की। अब मुझे समझ आया कि वह कभी मुझे छोड़कर गई ही नहीं थी। वह इतने सालों से आंटी द्वारा दिए गए उसी स्पिरिट स्नेक ब्रेसलेट के अंदर सो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह विशाल हरा सांप पूरी ताकत से हमला करता, अचानक बाहर से फिर वही रोंगटे खड़े कर देने वाली सुओना की आवाज गूंज उठी। बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ काली ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान की सारी रोशनी किसी ने एक ही पल में निगल ली हो। पूरा आंगन मौत जैसी खामोशी और अंधेरे में डूब गया। घने बादलों के बीच से 2 लंबे पतले साए धीरे धीरे उतरने लगे। उनके सिर पर ऊंची टोपियां थीं और उनके शरीर धुएं जैसे दिखाई दे रहे थे। वे यमलो के दूत थे। मेरी डेथ ऑरा का पीछा करते हुए आखिरकार वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके थे। विशाल हरा सांप अब भी मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा था, लेकिन मैंने साफ देखा कि उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें लगातार उन दोनों यमदूतों पर टिकी थीं और उनमें पहली बार गहरा डर दिखाई दे रहा था। फिर भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटी, लेकिन यमदूतों की भयानक ऑरा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके मुंह के किनारों से ताजा खून बहने लगा। दूसरी तरफ जियांग शुमन और गांव वालों को उन यमदूतों का अस्तित्व दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनकी नजरों में तो बस इतना था कि अभी अभी बेहद ताकतवर दिखने वाला विशाल हरा सांप अचानक कांपने लगा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। जियांग शुमान कीचड़ से उठी और मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैं तो समझी थी कोई बहुत बड़ा राक्षस है, निकली तो मरने वाली एक सांप। फिर उसने मुझे और उस हरे सांप को घृणा से देखते हुए कहा, चेनान, तुम और तुम्हारा ये मरा हुआ सांप दोनों एक जैसे निकम्मे हो। आज मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी। तुम दोनों यहीं इस टूटे हुए शोक स्थल में सड़ते रहो और मौत का इंतजार करो। चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर जियांग शुमान ठंडी हंसी हंसते हुए बाकी चारों लड़कियों के साथ अपनी लग्जरी कार में बैठ गई। गांव वालों ने भी सोचा कि कहीं कोई अपशकुन न हो जाए, इसलिए वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। कुछ ही पलों में पूरा आंगन खाली हो गया। मैं दांत भींचे उनकी दूर जाती कारों की लाल लाइटों को घूरता रहा। मेरे दिल में अपमान और गुस्सा इस कदर भर चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। लेकिन जैसे ही वे गाड़ियां नजर से ओझल हुईं, बाहर खड़े दोनों यमदूतों ने एक साथ अपनी काली सोल चेन्स मेरी तरफ फेंकी। वे मौत की भयानक ऑरा से भरी हुई जंजीरें सीधा मेरे सिर की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ी। तभी वह विशाल हरा सांप जोर से चिल्लाया, भागो! वह विशाल हरा सांप एक दर्द भरी लेकिन अडिग फुफकार के साथ अपनी लाइफ एसेंस जलाने लगा। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों सोल चेन्स पर हमला कर दिया और उन्हें जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया। यमदूत गुस्से से गरज उठे, लेकिन उसी पल हरे सांप ने बुरी तरह घायल मुझे अपनी पूंछ में लपेट लिया और सफेद रोशनी की एक किरण बनकर सीधे घने पहाड़ों की तरफ भाग निकला। हम बहुत देर तक लगातार भागते रहे। शुरुआत में वह बड़े बड़े पेड़ों से बचते हुए निकल रही थी, लेकिन पीछे से आती सुओना की आवाज लगातार तेज और करीब होती जा रही थी। आखिरकार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और सीधे रास्ते में आने वाले हर पेड़ को तोड़ते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। न जाने कितने विशाल पेड़ उसके रास्ते में टूटकर गिर गए। काफी देर बाद जब पीछे से आती सुओना की आवाज पूरी तरह गायब हो गई, तब जाकर वह एक उजड़े हुए पहाड़ी मंदिर में आकर जोर से गिर पड़ी। विशाल हरा सांप मेरे पास गोल होकर लेट गया। उसके शरीर से फिर वही ठंडी सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के अंदर धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत लड़की की परछाई बनने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने 9 साल की उम्र में ताबूत के अंदर देखी थी। लेकिन वह रूप सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक पाया। उसकी रोशनी बुरी तरह कांपने लगी। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सफेद रोशनी गायब हो गई और वह इंसानी रूप नहीं ले सकी। आखिर में वह सिर्फ अपने ठंडे सांप वाले शरीर से मुझे कसकर लपेटे रही और अपना सिर मेरे जलते हुए घावों पर रख दिया। आधी बेहोशी में मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर बेकाबू घूम रही डेथ ऑरा धीरे धीरे उसके शरीर की तरफ खींच रही है। काफी देर बाद मेरी चेतना वापस लौटी, लेकिन वह खुद टूटे हुए मंदिर की दीवार के सहारे बेहद कमजोर होकर पड़ी थी। उसके लिए सिर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी बेहद हल्की लेकिन साफ आवाज सीधे मेरे दिमाग में सुनाई दी, मैं पहले से ही जहर से घायल थी। अभी यमदूतों का हमला भी झेलना पड़ा और तुम्हारी डेथ ऑरा भी अपने अंदर ले ली। अब मुझे कुछ समय के लिए गहरी नींद में जाना होगा। उसकी फीकी पड़ चुकी आंखें और पूरे शरीर पर बने घाव देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ भी नहीं कह पाया, बस लाल आंखों से
उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से अपनी जीभ मेरे गाल पर फेरी और फिर बोली, अब तक तुम उधार की यांग एनर्जी के सहारे जिंदा थे और मैं तुम्हारे शरीर की ड्रैगन ऑरा के सहारे अपने घाव भर रही थी, लेकिन अब ये दोनों चीजें तुमसे छीन ली गई हैं। 1 साल के अंदर तुम्हें अपनी सारी ड्रैगन ऑरा और यांग एनर्जी वापस हासिल करनी होगी, वरना हम दोनों मर जाएंगे। मैंने दर्द से दांत भींचते हुए कहा, लेकिन वे लोग शादी की सारी कॉन्ट्रैक्ट्स तो फाड़ चुके हैं। मेरी आंखों के सामने फिर से शोक स्थल वाला पूरा दृश्य घूम गया और मेरी मुठियां अपने आप भींच गईं। उसने जवाब दिया, तुम्हारी आंटी की योजना थी कि तुम्हारी शादी उन लड़कियों में से किसी एक से हो जाए, फिर हर रात उसकी यांग एनर्जी तुम्हारे शरीर को पोषण देती और धीरे धीरे तुम्हारी डेथ ऑरा खत्म हो जाती। लेकिन वह तरीका थोड़ा सुरक्षित था। असल में एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। मैंने हैरानी से पूछा, ज्यादा ताकतवर तरीका? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, समझाना थोड़ा मुश्किल है। तरीका लगभग वही है, लेकिन इस बार तुम्हें ज्यादा सख्ती से पेश आना होगा। हमेशा हालात पर अपना कंट्रोल रखना होगा और सामने वाले को पूरी तरह हार मानने पर मजबूर करना होगा। ऐसा करने पर सिर्फ तुम्हारी ड्रैगन ऑरा ही वापस नहीं आएगी, बल्कि तुम उसकी यांग एनर्जी भी उल्टा अपनी तरफ खींच सकते हो। मैं उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने अपनी पूंछ मेरे होंठों पर हल्के से रख दी और बोली, बस इतना याद रखना, हर हाल में जिंदा रहना, 1 साल के अंदर अपनी सारी ड्रैगन ऑरा और यांग एनर्जी वापस ले आना। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और अगले ही पल वह फिर से एक बिल्कुल साधारण दिखने वाले हरे ब्रेसलेट में बदल गई। मैं उस सुनसान पहाड़ी मंदिर में अकेला खड़ा रहा। दूर पहाड़ी के नीचे मेरा घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। उसी पल मैंने अपने दिल में कसम खाई, मैं एक एक कदम चलकर वापस उस शहर में लौटूंगा। उन 5 घमंडी अमीर लड़कियों से अपना पूरा हिसाब वसूल करूंगा। उन्होंने मुझसे जो कुछ छीना है उसका कई गुना वापस लूंगा। मैं उन्हें पहले दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हुए देखूंगा और फिर अपने ही हाथों से उन्हें उस ऊंचाई से गहरी खाई में धकेल दूंगा।